बड़े से बड़े लोग होते हैं वो प्राकृत बोलते हैं, भले उसका एक शब्द आए। कल मोहन भागवत बोल रहे थे, उनकी व्याख्यान में 10 शब्द आ गए प्राकृत भाषा से जुड़े हुए हैं। मैं अपना माथा झुकाता हूं। माथा कौन सी भाषा का शब्द है? महाराज जी के दोनों पांवों में, महाराज जी के पांवों में बंधन करता हूं। कौन सी भाषा है पांव? प्राकृत। आजकल नाक की लड़ाई बहुत चलती है। नाक कौन सी भाषा का शब्द है? बिना प्राकृत के जला घड़ा, पानी का घड़ा, घड़ा कौन सी भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा। आप कहीं भी चले जाएं उसके बिना। ये बात जरूर है कि हम उतना ज्यादा लंबा चौड़ा समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन प्राकृत भाषा के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। प्राकृत एक भाषा नहीं है, प्राकृत बहुत सारी भाषाओं का एक समुदाय है। उसमें सौर सेनी भी है, अर्धमागधी भी है, मागधी भी है, और कहें कि पाली भी उसकी ही एक शाखा है। भले वो स्वतंत्र रूप से अपना एक वर्चस्व बनाया है, ठीक है। हम सबको इस महान प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, जैन दर्शन, समय सार जैसे शास्त्रों के उन्नयन के लिए सदैव कार्य करते रहना चाहिए। सच में प्राकृत के लिखने पढ़ने के पीछे जो एक सच पैदा हुई, उसके पीछे प्राकृत विद्या पत्रिका का भी हाथ है और विद्यानंद महाराज का भी हाथ है। जो कि सौभाग्य रहा कि महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन किया तो संस्कार तो थे कि एक संस्कृत भाषा है, और संस्कृत की परीक्षाएं ढेरों दी। 2 परीक्षाएं देते थे, एक स्कूल की और एक बनारस की, वो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय की। तो 2-3 परीक्षा दिया करते थे, तो उसमें प्राकृतिक गोमटसार वगैरह पढ़े, लेकिन ऐसा लक्ष्य नहीं था कि इस पर जुटना है। लेकिन जब पत्रिकाएं और महाराज जी के मैसेज और सब चीज पढ़ने में आई बार बार, तो मुझे लगा कि अपने को भी कुछ करना चाहिए। जब अपने को उस तरह की विद्या है, गुरुवर के चरण सन्निधि उपलब्ध है, तपस्वी सम्राट के चरणों में बैठ करके पूरी तरह से अपन फ्री है, किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है, तो उदयपुर में उसका प्रारंभ किया। और फिर उसमें जो कुछ कविताएं हैं, कि कुछ तो हमने इस टाइप से कविताएं की, जैसे किसी संस्कृत के श्लोक को ही प्राकृत में, वो इसलिए किया कि जो आधुनिक रुचि वाले लोग हैं उनने संस्कृत पढ़ रखी है, वो जैसे ही उनके पास वो प्राकृत वाला अनुष्टुप्य गाथा आएगी तो ज्यादा से ज्यादा यही बोलेंगे महाराज जी ने नकल करी है। लेकिन महाराज जी नकल जानबूझ के करी है कि ये नीतियां, निधि संघो, एक बार जो जबान पर है, कानों में बसा है, वो शब्द अगर संस्कृत से प्राकृत के उनके कानों में आते तो शायद रुझान पैदा होता है कि ये बात तो हमने सुनी है, इसमें इतना सा चेंज हुआ, प्राकृत बन गई, अच्छा ऐसे बन जाती है, अपन भी करो। ये छाया होती है महाराज, नकल नहीं। छाया, हाँ, हम संस्कृत की प्राकृत छाया के हम विरोध में हैं। हमारी एक सोच है कि प्राकृत की संस्कृत छाया नहीं होना चाहिए, जो कि हो सकती है, विद्वान है, कर सकते हैं, हुई है, अनेक ग्रंथों की है, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि संस्कृत वालों ने संस्कृत पढ़ पढ़ करके वो प्राकृत को एक तरफ और किनारे लगा दिया। यहां तक कि कालिदास और भास के नाटकों में भी परिवर्तन हो गए, कि जो प्राकृत प्रेमी नहीं थे या प्राकृत नहीं समझ पा रहे थे, वो प्राकृत के जो संवाद थे उनको भी संस्कृत में कर दिया। तो जो भाषा जहां पर है उसमें ही अच्छा लगता है। हमारे विद्वानों ने अगर रूपांतरण किया भी है प्राकृत का, तो ईमानदारी से किया। उन्होंने लिखा है प्राकृत गाथा और ये छाया, प्रवचन हो रहा है, बेईमानी नहीं की। इसलिए ये बात तो ठीक है कि अगर करना चाहते हैं तो इस प्राकृत की और इस संस्कृत की, लेकिन ऐसा नहीं कि प्राकृत गायब ही हो जाए और सिर्फ संस्कृत छाया ही वहां रह जाए, जैसा कई नाटकों में हुआ। कुछ वैदिक विद्वानों ने भी ध्यान दिया होगा। जो भी है, तो यह प्राचीनतम भाषा है, इसमें कई सारी भाषाएं समाहित है। खंडगिरी उदयगिरी का बड़ा सारा लेख खारवेल जी ने जो लिखवाया था, उस समय के चक्रवर्ती सम्राट 2000 साल पहली बार कई चीजें सुनने को मिली। खारवेल के नाम से भवन हो सकता है, प्राकृत भवन हो सकता है, और अब एक यूं अप्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है कि कहीं भवन बने तो सुनील सागर भवन के अमुक सागर भवन ना हो, वो प्राकृत भवन नाम लिखो। प्राकृत भवन का मतलब है प्रकृति में जीने वाले संत इसमें रुकेंगे, इसमें वैसा साहित्य होगा, प्राकृत भवन।
खाड़वेल भवन लिखो, चंद्रगुप्त भवन बनाओ, श्रेयांश भवन बनाओ। स्वामी जी भट्टर चारुकीर्ति ने एक बहुत अच्छा बोले, महाराज जी इस भवन का नाम हमने श्रेयांश महाराज श्रेयांश भवन नाम रखा। अरे हमारी भावना है कि यहाँ हमेशा मुनियों के आहार होते रहे। क्या बात। श्रावक हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो ये राजा श्रेयांश भवन है, यहाँ मुनिराज पधारेंगे, दूर नहीं जाएंगे तो यहाँ भी श्रावक पड़गाहन करेंगे। प्राकृत भवन माने संत भवन। प्राकृत भवन माने संत भवन, प्रकृति में जीने वालों का भवन। प्रकृति अपन इसको अगर प्रत्यय संस्कृत में चर्चा करें तो प्रत्यय लग करके प्रकृति से प्रकृत बना देंगे, रूप तो बन जाते। प्रकृति जो प्राकृत में जीने वाले हैं, प्राकृतिक रूप में रहने वाले हैं, ऐसे संतों के रहने का स्थान है प्राकृत भवन। और जो प्राकृत बोलते हैं, जो प्राकृत तो बोलते हैं, सारे साधु बोलते हैं, प्रतिक्रमण सब बोलते हैं। कोई पूछे कि कितने लोग बोलते हैं प्राकृत, कम से कम 2 करोड़ लोग तो बोलते ही हैं। नमोकार जितने लोग बोलते हैं उतने लोग प्राकृत। हर जैनी और सतीश जी जैनी तो बोलते ही हैं, लेकिन हर एक आदमी बोलता। आप आदिवासी की बात करिए, उनके नाम होते हैं, नाम होमा भाई, सोमा भाई। अब सोमा भाई है चंदू लाल। अब चंदू क्या चीज है? प्राकृत। चंद्र क्यों नहीं है? भागचंद। बहुत लोग आज बड़े बड़े विद्वान भी अपने भागचंद भास्कर चले गए। चंद्र शायद कभी लगाएं, रा की रेफ लगाएं तो लगाएं, नहीं तो भागचंद जैन। ये चंद क्या है? रा कहां गया? उसमें घुस गया। ये प्राकृत है। सतीश चंद ऐसी जी चंद, रा कहां गया उसका? ये प्राकृत है। उसमें प्राकृत में क्या होता है कि आधा ना का बिंदी हो जाता है और रा दा में ही गर्भित हो जाता है। उसका अपना एक व्याकरण है, उसकी अपनी शैली है, और वो ऐसी शैली है कि देश का बच्चा भी उसको बोल सकता है, समझ सकता है। अगर थोड़ी कोशिशें की जाए तो आचार्य विद्यानंद जी का सपना पूरा होने में देर नहीं लगेगी। आज हम उस जगह पर बैठे हैं जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी आया करते थे, कभी शरद पवार आते थे, कभी सोनिया गांधी आती, कभी राजीव गांधी आते थे, कभी देश के बड़े बड़े नेता माथा झुकाते थे। आज उस भूमि पर हम बैठे हैं, कुंद कुंद भारती में बैठे हैं। कुंद कुंद की बात करने वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन कुंद कुंद के नाम से किसी विशाल संस्था को खड़ा कर दिया हो तो कुंद उनके रूप को धारण करने वाले मुनिराज आचार्य विद्यानंद जी। और अध्यात्म को जिया। हमें बता रहे थे वीर सागर जी की यहाँ पीछे बैठा करते थे, जय कुमार जी ने बताया यहाँ हमारे बैठा करते। बस 6-6 घंटे बैठे हैं। कभी आंख खुली, कभी बात करना चालू किया तो कोई अमृत जैसी गाथा निकलेगी, श्लोक निकलेगी। बिल्कुल। उंगली उठाने वालों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग निकट रहते हैं ज्ञानियों के, उनसे पूछो कि उनकी अंतरंग परिणति कैसी होती है, बहिरंग परिणति कैसी होती है, वो व्यवहारिक दृष्टिकोण कैसे होते हैं। यदि हमें विज्ञान भवन में महावीर भगवान के जन्मोत्सव निर्वाण उत्सव पर बोलना है और उसमें इस टाइप के लोग उपस्थित हैं और उनका उत्साहवर्धन करना है, तो हमें उनको प्रेरित उत्साहित करने के लिए कुछ शब्दों का उच्चारण करना ही पड़ेगा। हमारा आशा ये नहीं है कि हम पर का संस्थापन कर रहे हैं कि पर आशय हमारा किसी का संस्थान और प्रसारण की बजाय हमारा आशय सीधा सच है कि हमारे जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए। और उसके लिए तो पंचकल्याण कैंसिल करके भी ये काम होना चाहिए, क्योंकि जो काम 100 घोड़े कर सकते हैं वो काम अकेला एक हाथी कर देता है। हम 100 घोड़े हैं, आज वो लोग एक हाथी हैं। भगवत बैठ गए, एक हाथी जितना काम हो गया। 100 घोड़े कब करते ना करते, अब उनकी उपस्थिति थी देश भर में, उनकी शाखाओं में जगह जगह संदेश आएंगे, एक छवि बनेगी। हाँ, महाराज जी को नमस्कार करते हैं, भगवत जी करते हैं, हम जिन्हें परम पूज्य कहते हैं वो भी नमस्कार करते हैं। कहीं से दिगंबर मुनि निकलेंगे, सहज रूप से 10-25 उनको नमस्कार करने वाले मिल ही जाएंगे। करते हैं सेवा करते हैं।
तो इस तरह से जुड़ाव होता है, इस तरह से व्यवहारिक प्रभावना होती है। अंतर में तो हम भेद विज्ञानी, तत्व ज्ञानी, आत्मस्वरूप की समर्पित होना ही चाहिए। जिनको स्वरूप का बोध नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन ही नहीं, लेकिन बहिरंग दृष्टिकोण बोले ना, वो सोमदेव जी की जो सूक्ति है, जिससे सम्यक दर्शन की हानि ना हो। यत्र सम्यक्त्वेन हानि सर्वे वही जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि, यत्र सम्यक्त हानिर्ना यत्र नाम व्रत दूषण। सबके लिए प्रमाण एक है भाई, जिससे सम्यक दर्शन नष्ट ना हो, जिससे व्रतों में दोष ना लगे, वैसा लोक व्यवहार निभा लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आए ढेर सारे कपड़े वाले बाबा जी एकदम बराबर आसन पर बैठ गए। अब क्या किया जाए, लोक व्यवहार है, उनके मानने वाले यही चाह रहे हैं, बैठ लो। लेकिन उतने से रत्नधारी तो नहीं बन जाएंगे, हैं? जो बार बार पानी पीने की आदत है, उतने से वो तो नहीं छूट जाएगी। सिंहासन पर बैठने से महाराज बन जाते हैं। तो लेकिन फिर भी निभा लो थोड़ी देर के लिए। पता है, हमें भी पता है, हमारे अनुकरण करने वालों को भी पता है कि परिस्थितियां क्या है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। सौभाग्यशाली हो। कोई कह रहे थे कि थोड़ा और समय बोलते, समय की मर्यादा थी, मर्यादा में बोले, फिर भी हमारी एक दो बातें रह गई। एक तो ऋषभदेव भगवान की जयंती पूरे देश में मनाई जाना चाहिए। अभी 3 अप्रैल को आ रही है, जिसको हम रखना चाहते थे कि हमारी प्राचीनतम संस्कृति। ऋषभदेव भागवत, जिनके नाम आप बैठे हो आपके ग्रंथ में, आपके नाम वाले ग्रंथ में। दूसरी बात कि भले छुट्टी ना हो, लेकिन संवत्सरी पूरे देश में, पूरे विश्व में इंटरनेशनल अपोलॉजी डे, क्षमा वाणी पर्व, क्षमा दिवस मनाएं। भले स्कूलों की कहीं की छुट्टियां ना हो, लेकिन एक वो सम्मेलन जैसा, जैसा उनको वो मनाते हैं, अपना टोपी लगा करके और गले चिपकते हैं, तो ऐसा साल भर की गलतियों के लिए क्षमा करें। सौभाग्यशाली हो हम सब जिन शासन को मानने वाले हैं, लेकिन हमें अपने धर्म, जैन धर्म को अच्छी तरह से मानना है। कभी जरूरत पड़ती है जनसंख्या के कॉलम में भी जैन धर्म लिखना है। बल्कि मुझे लगता है कि जैन धर्म है, जाति नहीं है। फिर भी एक जो जाति का कॉलम होता है उसमें भी जैन ही लिखना चाहिए। इसे गणना साफ साफ सामने आए जी कि जो सिंघल लिख रहे हैं वो भी जैन है, जो गर्ग लिख रहे हैं वो भी जैन है, जो खंडेलवाल लिख रहे हैं वो भी जैन है, जो अग्रवाल लिख रहे हैं वो भी जैन है, जो बालीवाल लिख रहे हैं वो भी जैन है, फुटबॉल वाले जो सब जैन है, ऐसा लिखे तो भाई। तो धर्म में और जाति में जैन लिखना चाहिए। और ये जरूर है, हम ये बात भी बोलते हैं कि अगर लोक व्यवहार में आप उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो आप उपनाम भी अपना जरूर फेमस रखो। बिना जैन के भी आप उपनाम रख सकते। राजनीति में आप जाने की क्षमता रखते, संभावना रखते, तो आप बिना जैन के आप अपने उपनाम से भी काम कर सकते, क्योंकि कुछ लोग इस शब्द से ही चिढ़ते हैं। इसलिए अगर आप सीधा लिखते हो विजय गोयल, कोई दिक्कत नहीं, अमित शाह, कोई दिक्कत नहीं। अब आप, हाँ, इतना भरोसा है कि वहां जाने के बाद भी आप जैन धर्म को नहीं भूलोगे, कुछ ना कुछ तो भला मन में रहेगा। तो जब ऐसी सामाजिक परिवेश में कूदना पड़ता है तो उसके लिए आपकी खुद की अपनी योजनाएं होना चाहिए। जैन तीर्थों की रक्षा की, संरक्षण की योजना होना चाहिए, सबका एक डाटा होना चाहिए। वो इंडियन हेरिटेज वेबसाइट है कोई सरकार की, तो अगर और लोगों ने अपने मंदिर और ये सारी चीजें डाउनलोड कर रखी हैं, जैनों को भी करना चाहिए। कम से कम सरकारी खाते में तो एक बार लिखा जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। कल हमने अंदर खाते जो बातें हुई हैं तो किसी ज्यादा नहीं मालूम पड़ी सबको, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 3 बातें ही मुख्य थी। एक तो ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा की समुल्लन के लिए काम हो। दूसरा, गिरनार जी, खंडगिरी, उदयगिरी जैसे तीर्थों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वहां नेमिनाथ वाली आस्था भी है और वहां दत्तात्रेय वाली आस्था भी है।
आप ये कोशिश करें कि दोनों छोटे बड़े भाइयों में कलह ना हो, और कम से कम जैन श्रावकों को भी 2-3-4 घंटे का दर्शन का स्पेशल समय, पूजन का उनको अपने हिसाब से करने का मौका मिले। तीसरी बात, अयोध्या की आर्थिक व्यवस्था के लिए सरकार ने 150,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। उसमें 150,000 करोड़ में 50,000 करोड़ फिशरीज पर, मछली पालन के लिए किया है, और एग्रीकल्चर पर किया है 5,000 करोड़। तो आप कोशिश करें कि 5,000 की जगह 50,000 हो जाए और 50,000 की जगह 5,000 हो जाए। रोजगार 10,000 लोगों को उसमें मिल रहा है और 10,000 लोगों को इसमें मिल रहा है। अगर किसानों के लिए 50,000 मिल जाएंगे तो यहाँ 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, इतनी सारी हिंसा होने से बच जाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा, हमने कहा आप देख लीजिए, आपकी आइडिया में ज्यादा है, आप बात कर लीजिए सरकार की किस केंद्र की योजना है या राज्य की है, लेकिन फिर इससे तो सरयू के तटों पर गंदगी और दुर्गंध का ही माहौल बन जाएगा। तो बात कितने ध्यान में आती है। इस तरह की बातें कहीं फिर